हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 रिवोल्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 का जो विरोध है उसके क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस टाइम पे कैनिंग वॉइस रॉय था। कैनिंग वॉइस रॉय था। वॉइस रॉय हुआ करता था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। वो एक एक्ट लाता है जिसको हम बोलते हैं जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ कि बंगाल आर्मी, उस टाइम बंगाल आर्मी में ज़्यादातर बंगाली थे, तो उनको बोला गया कि आपको बाहर सर्विस के लिए जाना पड़ सकता है, यानी ओवरसीज़ जाना पड़ सकता है, विदेश में। और तब हिंदू धर्म में क्या होता था कि अगर आप समुंदर क्रॉस कर लिया आपने और आप विदेश चले गए तो आपने अपना धर्म का नाश कर लिया। तो एक पॉलिसी थी जिसकी वजह से सिपाहियों ने रिवोल्ट किया, इसीलिए हम इसे सिपोए म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं। सिपोए म्यूटनी। सिर्फ यही एक कारण नहीं था, डलोजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम हड़प नीति बोलते हैं, ये भी एक कारण था रिवोल्ट का। इसमें ये था कि अगर कोई किंग है, उसका नेचुरल हायर नहीं है। नेचुरल हायर का मतलब कि अगर उसकी कोई संतान नहीं है, बेटा या बेटी नहीं है, या तो है ही नहीं, या अगर एडॉप्टेड सन है या गोद लिया हुआ है, तो उस केस में ब्रिटिशर्स एडॉप्टेड सन को कोई अधिकार नहीं देंगे, या फिर उन पर ही ये पूरा अधिकार है कि वो अधिकार दें या ना दें। और फिर वो क्यों ही देंगे, यानी कि वो किंगडम एक तरीके से ब्रिटिशर के हाथ में ही चला जाएगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको कौन लेके आया? डलहौजी लेके आया। कब लेके आया? इन 1848 में। तो 1848 में सबसे पहले सतारा को कैप्चर हुआ। 1848 में सबसे पहले क्या हुआ? सतारा कैप्चर हुआ। उसके बाद 1849 में संबलपुर, जैतपुर, 1852 में उदयपुर, देन 1853 में झांसी हुआ। ठीक है, धीरे धीरे इस तरह से किंगडम साथ में जाते गए। इसी बंदे ने बोला था कि अवध इज लाइक ए चेरी। अवध इज लाइक ए चेरी विच इज जस्ट टू बी ड्रॉप्ड इन द माउथ ऑफ ब्रिटिशर्स। अवध जो है लटकी हुई चेरी की तरह है, जो ब्रिटिशर के मुंह में गिरने वाली है, क्योंकि इसने क्या किया? अवध में थे नवाब। अवध के जो नवाब थे उनके क्या था, उनके बड़े नवाबी शौक थे। तो जो अवध के लास्ट नवाब था उसका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह नाम था उसका। तो ब्रिटिशर ने इनको बोला, देखो यार वाजिद अली शाह, तुम यार ढंग से रूल नहीं कर पा रहे हो। पहले तो इनके कोर्ट में जो ब्रिटिशर थे, क्योंकि पूरी ब्रिटिशर आर्मी इन्हीं के कोर्ट में थी, क्योंकि अवध ने सब्सिडरी अलायंस पहले से ही एक्सेप्ट किया हुआ था 1801 में। तो डलोजी ने बोला, एक रिपोर्ट बनाकर भेजो अपने जो उनके कोर्ट में ब्रिटिशर्स थे। एक फेक रिपोर्ट ही समझ लो कि वाजिद अली शाह जो है ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो जब रिपोर्ट आई बन गई तो डलोजी ने बोला, भाई तुम ढंग से रूल नहीं कर पा रहे हो तो निकलो यहाँ से, अब हम आएंगे, तुम्हारी प्रजा तुमसे खुश नहीं है। यानी कि मिस गवर्नेंस के चलते अवध ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया 1856 में। क्या हवाला देते हुए? कि मिस गवर्नेंस का हवाला देते हुए। मतलब ये बहाना दिया उन्होंने कि आप सही से रूल नहीं कर पा रहे हो, तो जाओ अब हमको करने दो। तो फिर वाजिद अली शाह को उठाकर ले गए और कोलकाता जेल में डाल दिया। 1856 में इन्होंने कैप्चर कर लिया अवध को। ठीक है, तो फिर वाजिद अली शाह को ले गए और कोलकाता जेल में डाल दिया। लेकिन इनकी जो वाइफ थी हज़रत महल, वो यहीं पर रुक गई, और यही फिर 1857 के विद्रोह में लखनऊ से लीड करती हैं इनकी जो वाइफ है हज़रत महल। और अवध इज लाइक ए चेरी इसने बोला है, डलोजी ने बोला था। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स की ये मेंटेलिटी थी, जो ये हमारे इंडियन भी थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर और ब्रिटिशर्स भी थे, लेकिन इंडियंस ज़्यादा थे ब्रिटिश आर्मी में। तो इनमें क्या होता था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था इनके बीच में, ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में और इंडियन सोल्जर्स के बीच में। और फाइनली जो चिंगारी का काम किया, पहले से ही धीरे धीरे चीज़ें तो उबल ही रही थी, तो धीरे धीरे राइज हो रही थी, लेकिन इनके खिलाफ जो आक्रोश है, तो इमीडिएट इस चीज़ ने क्या कर दिया? चिंगारी लगा दी और बड़ा कर दिया। यानी कि इमीडिएट कॉज क्या था? इनफील्ड राइफल 1857 का इमीडिएट कॉज था।
तो एक्चुअल में ये क्या होता है कि कार्ट्रिज होता है, जब बंदूक में बारूद भरना होता है फिर गोली डाल के चलानी होती है, तो वो बारूद एक कार्ट्रिज में आती थी जिसको मुंह से खोल के डालना पड़ता था। वो चमड़े की थी, तो वहाँ पर बात फैल गई कि इसमें सूअर और गाय का मांस है, मतलब बीफ और पोर्क का मीट है। जो गाय का मांस है वो हिंदू धर्म में प्रोहिबिटेड है और जो पोर्क है वो इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। तो इस वजह से सारे सिपाही भड़क गए। अंग्रेज़ लेकिन मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि मंगल पांडे जी गुस्सा आ गए और उन्होंने 34th जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसमें थे मंगल पांडे जी। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के ऑफिसर को मार दिया। कब? 29 मार्च को 29 मार्च को इन्होंने सर्जेंट मेजर जो था ब्रिटिश आर्मी का उसको मार दिया। इसलिए इनको फांसी हुई 8 अप्रैल को। जब 8 अप्रैल को उनको फांसी हुई हो गई तो बाकी सिपाहियों में भी खबर फैल गई और 24 अप्रैल को थर्ड नेटिव कैवलरी के जो सिपाही थे उन्होंने भी मना कर दिया कि हम ये कार्ट्रिज को यूज़ नहीं करेंगे। 24 थर्ड नेटिव कैवलरी रिफ्यूज टू यूज़ ग्रीस कार्ट्रिज। तो इसके चलते 9 मई को तकरीबन ऐसे 90 सिपाही थे जिसमें से 85 सिपाही को डिसमिस करके 10 साल के लिए जेल में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, और आक्रोश हो गया और गुस्सा आ गया सिपाहियों में। तो फिर अपने साथी सिपाहियों को जेल से छुड़ाने के लिए चले गए। जेल से छुड़ाया इन्होंने और फिर क्या किया, इनको रिहा करके इन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च शुरू कर दिया 10 मई 1857 को रेड फोर्ट की तरफ। रेड फोर्ट की तरफ चले गए ये। अब ये डेट याद रखना कि क्या मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री से थे बंगाल की। फायर किया सर्जेंट में 29 मार्च को। ही वॉज हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल। 24 अप्रैल को जो थर्ड नेटिव कैवलरी थी उन्होंने भी मना कर दिया यूज़ करने से। 9 मई को डिसमिस कर दिया और 10 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, फिर 1857 रिवोल्ट 10 मई 1857 को स्टार्ट होता है जब दिल्ली की तरफ ये मार्च पास करते हैं। तो मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको, मैंने डाली हुई एक। क्या हो गया तुम लोग को? क्या हो गया तुम लोग को? दिखाई नहीं देता? जिस पल का मैं इंतजार था वो पल आ गया है। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का। वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो आजादी के लिए। लड़ो अपनी आजादी के लिए। लड़ो एक बार अपने हक के लिए। जाओ। ये सब चीज़ें होने के बाद एंड देन फिर इन्होंने घोषित कर दिया कि बहादुर शाह जफर, जिनको हम बहादुर शाह दी सेकंड बोलते हैं, वो होंगे हमारे शासक, ना कि ब्रिटिशर्स। लेकिन ये ऑलरेडी ब्रिटिश के अंडर ही थे। इन्होंने इलाहाबाद ट्रीटी साइन की थी और काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, एबल रूलर नहीं थे। एक्चुअल में जो रूल कर रहा था वो था जनरल बख्त खान, मतलब थ्रोन पे तो यही बैठे थे लेकिन जो रूल कर रहा था वो जनरल बख्त खान था। तो इन्होंने कह दिया कि बहादुर शाह हमारा लीडर है और बहादुर शाह को ही हम एक्सेप्ट करते हैं एज ए रूलर ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या हुआ कि अब रिवोल्ट होने लगे। अब लीडर ऑफ रिवोल्ट की बात करें तो कहाँ से किसने लीड किया? दिल्ली से किया जनरल बख्त खान, बहादुर शाह सेकंड कहते हैं जिनको हम, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। लखनऊ से किया बेगम हजरत महल जो कि वाइफ थी वाजिद अली शाह की। कानपुर से नाना साहेब या तांतिया टोपे ने किया जो कि अडॉप्टेड सन थे बाजीराव दी सेकंड के। और उसके बाद लीडर्स बिहार के कौन थे? बिहार में किया कुंवर सिंह ने जो कि लैंडलॉर्ड थे। बरेली से खान बहादुर खान ने किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इनका भी सेम सिनेरियो था, इनका भी अडॉप्टेड सन था और ब्रिटिशर इनको भी थ्रोन नहीं दे रहे थे अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनका रियल नेम है मणिकर्णिका तांबे, हम इन शॉर्ट मन्नू भी कहते हैं। फिर इनको भी हम थ्रोन नहीं दे रहे थे ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने भी वहाँ से झांसी से रिवोल्ट किया और इनके जो नाना थे बाजीराव दी सेकंड को सर्व करते थे। इनको सर्व करते थे कौन? जो इनके नाना थे। तो उसके बाद फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने लीड किया और यूपी से शाहमल ने लीड किया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गए लीडर्स, आपको सारे लीडर्स याद होने चाहिए कि कहाँ से किसने रिवोल्ट किया। उसके बाद बात करते हैं सप्रेस कैसे हुआ। अब सप्रेसर ऑफ रिवोल्ट दिल्ली से किया जॉन निकोलसन ने। उन्होंने कहा कि निकल जाओ, ऐसे याद रख सकते हो, दिल्ली से जॉन निकोलसन ने कहा निकल जाओ। लखनऊ से हेनरी लॉरेंस ने, लखनऊ से किया हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर से किया कॉलिन कैंपबेल ने।
झांसी से किया ह्यूग रोज ने, और ग्वालियर 20 जून 1858 को रिवोल्ट वॉज फुल्ली सप्रेस्ड। में फाइनली ये सप्रेस हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि किसने कहाँ से लीड किया और कहाँ से सप्रेस किया, ठीक है। और फिर फाइनली बहादुर शाह को बोला जाता है कि चलो अब आ जाओ, आपका नंबर आ गया है, मुगलशिप को भी ये अबॉलिश कर देते हैं। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल रूल। देन इसके बाद मुगलशिप भी ख़त्म हो जाती है। जैसे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से पेशवाशिप ख़त्म होती है, वैसे ये भी ख़त्म कर दी जाती है। इनको फिर रंगून की जेल में डाल देते हैं, ये जो कि म्यांमार में है और उस टाइम पे बर्मा में थी, हुआ करती थी। वहाँ जाके इनको छोड़ दिया गया। तो फिर आता है इसके बाद हमारा जीओ एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है और सीधे आ जाता है ब्रिटिश क्राउन, यानी कि रानी या राजा का रूल। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्रिएट होती है 1599 में, जब क्वीन एलिजाबेथ वन से इनको चार्टर मिलता है कि जाओ तुम ट्रेड करो इंडिया में, और सिर्फ तुम ही ट्रेड कर सकते हो। तो 1608 में हॉकिंस आता है, और उसके बाद 1615 में मुनरो आता है, थॉमस मुनरो। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो 1608 में ट्रेड के लिए आती है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। अगर हम बैटल ऑफ प्लासी को ही कंसिडर कर लें तो 16 साल से भी ज़्यादा टाइम तक देश में कंपनी रूल कर रही थी। तो ब्रिटिशर्स को लगा जिस तरीके से ये कंपनी रूल कर रही है, रिवोल्ट पर रिवोल्ट हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा टाइम तक रूल कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो थोड़ा ढंग से रूल करना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसे डायरेक्टली क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं, जिससे क्राउन रूल आ गया। उस टाइम जो क्वीन थी वो थी क्वीन विक्टोरिया, और वाइसरॉय कौन था? कैनिंग। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया और एक कमीशन का गठन किया, जिसको हम पील कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या रिकमेंड किया कि ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस कम रखो और ब्रिटिशर्स ज़्यादा रखो, ताकि रिवोल्ट ना हो। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया, और एक पोस्ट क्रिएट की होती है जिसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ जनरल। ये पोस्ट क्रिएट की जाती है। उसके बाद क्या होता है, यही देख लो आप, ये एक मैंने मीम डाला है, ब्रिटिश क्राउन कह रहे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद रीज़न ऑफ फेलियर क्या थे, कि रीज़न ऑफ फेलियर ये था कि सब अपने लिए लड़ रहे थे। वैसे तो ख़त्म हो गया 1857 का रिवोल्ट, अब सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? वैसे तो वी डी सावरकर जी ने कमेंट किया था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन एक्चुअल में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि सब अपने लिए लड़ रहे, कोई किसी रीजन से लड़ रहा था, कोई किसी और से। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था, ठीक है। तो और ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया, जो रिच ज़मींदार थे इन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया, और ना ही कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई बेस था। सिर्फ नॉर्थ इंडिया वाली साइड में, जैसे कानपुर, यूपी, ग्वालियर, लखनऊ वाली साइड ये प्रोटेस्ट होते थे, यहाँ पे हुए थे। साउथ इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये था हमारी पूरी वीडियो 1857 रिवोल्ट पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।